इमेजिन कीजिए दोस्तों कि आप जिस घर में रह रहे हैं वहाँ पर टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस या उससे भी कम है और आपका इंटरनल हीटिंग सिस्टम सडनली काम करना बंद कर देता है और आप उसी के ऊपर डिपेंड करते हैं अपनी हीटिंग के लिए। तो ऐसी ही सिचुएशन बनने वाली है यूरोप के कुछ कंट्रीज में और वहाँ पर रहने वाले लोगों की। तो यहाँ पर हमारे पास सवाल आता है कि इतने सालों से उन कंट्रीज में टेम्परेचर इतना नीचे जाता है और उनका इंटरनल हीटिंग सिस्टम इतना स्ट्रांग है, तो आखिर ये प्रॉब्लम शुरू कैसे हुई? तो ये प्रॉब्लम शुरू होती है कोविड-19 के साथ। तो कोविड-19 में जब सब कुछ एक स्टैंड स्टिल पे आ गया था, तो एनर्जी की डिमांड भी कम हो गई थी। तो वैसे ही कंपनीज़ ने एनर्जी को प्रोड्यूस करना कम कर दिया। लेकिन जैसे ही लॉकडाउन खुलता है, एनर्जी की डिमांड एकदम से शूट अप हो जाती है। लेकिन वो डिमांड जो बढ़ी है, उसके लिए उतनी सप्लाई मार्केट में अवेलेबल नहीं है। तो वही जो नॉर्मल डिमांड एंड सप्लाई का इफ़ेक्ट होता है, उस इफ़ेक्ट के अंडर एक्सेस डिमांड हो जाती है, जिसकी वजह से एनर्जी के प्राइसेस शूट अप हो जाते हैं। लेकिन ये बात है 2021 की। तो आइडियली जब 2022 आया, तो वो चीज़ वाइप आउट हो जानी चाहिए थी एक्सेस एनर्जी सप्लाई से, लेकिन वो नहीं हो पाई। क्योंकि अगले साल फ़रवरी में रशिया और यूक्रेन की वॉर शुरू हो जाती है। तो आखिर इस वॉर ने इस एनर्जी क्राइसिस में कैसे कंट्रीब्यूट किया? तो डाटा ये कहता है कि यूरोप का 1/3 ऑफ एनर्जी सप्लाई जो है वो नेचुरल गैस से आता है। तो उस 1/3 में से जो 2/5 पार्ट है, वो यूरोप रशिया से इंपोर्ट करता है। तो जैसे ही वॉर शुरू होती है, यूरोपियन कंट्रीज रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगाना शुरू कर देती हैं और वो सैंक्शंस 9,000 से भी ज़्यादा सैंक्शंस हैं, जिससे रशिया दुनिया की सबसे ज़्यादा सैंक्शनड कंट्री बन जाती है। तो उस सैंक्शन का बदला लेते हुए रशिया ने नेचुरल गैस को एज वेपन यूज़ किया और उन्होंने जो सप्लाई थी नेचुरल गैस की यूरोपियन कंट्रीज़ को, वो कम कर दी। सिर्फ नेचुरल गैस ही नहीं, क्रूड ऑयल के लिए भी जो यूरोप है वो रशिया के ऊपर डिपेंड करता है। काफ़ी बड़ा हिस्सा क्रूड ऑयल का भी वो रशिया से इंपोर्ट करता है और वो भी सडनली उनकी कंट्री में आना बंद हो जाता है। तो यहाँ पर सिर्फ एक फॉसिल फ्यूल की बात नहीं हो रही है, सभी फॉसिल फ्यूल्स की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो इन दोनों फैक्टर्स की वजह से जैसे ही एनर्जी का प्राइस बढ़ता है, तो इन्फ्लेशन एकदम से शूट अप होनी शुरू हो जाती है। जैसे आपको पता है कि ब्रिटेन में जो इन्फ्लेशन है वो डबल डिजिट में चली गई थी, जिसका मतलब है वो 10% से भी ज़्यादा हो गई है। और बाकी कंट्रीज़ की भी सिचुएशन कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं है। यूरोपियन सभी कंट्रीज़ में यही सिचुएशन चल रही है। तो जैसे ही इन्फ्लेशन बढ़ती है, इन्फ्लेशन बढ़ने की वजह से बहुत सारी फैमिलीज़ जो हैं वो पॉवर्टी में चली जाती हैं। तो पॉवर्टी में जाने की वजह से वो अपनी सिर्फ बेसिक नीड्स को पूरा कर पा रही हैं। इसका मतलब मार्केट में डिमांड कम हो रही है। तो डिमांड कम हो रही है, इसका मतलब फैक्ट्रीज को सप्लाई करने की जरूरत नहीं है और इवेंचुअली वो अपनी सप्लाई भी कम कर देती हैं, जिसकी वजह से आ जाता है ग्लोबल इकोनॉमिक स्लोडाउन। और वही ग्लोबल इकोनॉमिक स्लोडाउन फिर बन जाएगा ग्लोबल इकोनॉमिक रिसेशन, जिसे बोला जा रहा है दैट द वर्स्ट इज येट टू कम। आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक सभी ने यही क्लेम किया है कि 2023 में एक बहुत बड़ा ग्लोबल इकोनॉमिक रिसेशन आने वाला है। तो ये जो ग्लोबल इकोनॉमिक रिसेशन है, इसका बहुत बड़ा लिंक है इस एनर्जी क्राइसिस के साथ। तो दोस्तों 1970 में भी एक ऐसा क्राइसिस आया था, लेकिन उसमें सिर्फ क्रूड ऑयल ही इन्वॉल्व था और तब हमारी इकोनॉमीज इतना इंटरलिंक नहीं थी, उसका इतना बड़ा असर नहीं पड़ा था, उसका रिपल इफेक्ट बहुत छोटा था। लेकिन ये जो एनर्जी क्राइसिस है, ये पूरी दुनिया को इफेक्ट करने वाला है, चाहे वो एशियन कंट्रीज हों, चाहे वो यूरोपियन कंट्रीज हों। तो आज हम बात करने वाले हैं यूरोपियन कंट्रीज के बारे में और इस दुनिया के सबसे बड़े और पहले ग्लोबल एनर्जी क्राइसिस के बारे में। तो जैसे ही रशिया और यूक्रेन की वॉर शुरू होती है, यूरोप यूक्रेन का साथ देने की कोशिश कर रहा है और वो कोशिश कर रहा था कि वो रशिया से इंपोर्ट करना बंद कर दे। उसके ऊपर सैंक्शंस लगाए गए कि वो अब उनके ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। लेकिन वो इस चीज़ में पूरा नहीं हो पाया क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट था एनर्जी के लिए रशिया के ऊपर। तो यहाँ पर हम बात करते हैं दो बड़ी कंपनीज के बारे में। एक तो है गैसप्रोम, जो कि रशियन कंपनी है जो यूरोप को सभी एनर्जी की सप्लाई देती है, और दूसरी तरफ हमारे पास है साइमंस, जो कि एक जर्मन कंपनी है जो सारी एनर्जी सप्लाई को रिसीव करती है। तो ये दोनों जुड़ी हुई हैं एक पाइपलाइन से। तो ये बात है अगस्त 2022 की, जब नॉर्ड स्ट्रीम 1 जो पाइपलाइन है जो गैसप्रोम से साइमंस को एनर्जी सप्लाई करती है, तो सडनली उसमें से नेचुरल गैस की जो सप्लाई है वो बंद हो जाती है। तो इसके लिए रशिया दो रीजंस देता है। पहला तो ये रीजन है कि जब तक साइमंस अपनी रिपेयर वर्क नहीं करेगा, तब तक वो उनको नेचुरल एनर्जी की सप्लाई नहीं दे पाएगा। और दूसरा रीजन जो रशिया ने दिया वो ये है
कि जब तक सैंक्शन नहीं हटेंगे तब तक नेचुरल गैस की सप्लाई नहीं बनेगी। तो बेसिकली जो मेन रीजन है वो यही है, रशिया ने नेचुरल गैस को एज वेपन यूज किया ताकि कंट्रीज जो उनके ऊपर डिपेंडेंट हैं कितनी इंपॉर्टेंट चीज के लिए, वो मजबूर हो जाएंगे उन सैंक्शंस को हटाने के लिए। तो अभी गैसप्रॉम की तरफ से सिर्फ एक मेजर पाइपलाइन बची है जो मोल्डोवा से होती हुई यूरोप कंट्रीज को एनर्जी सप्लाई दे रही है, लेकिन उसके ऊपर भी पाबंदी लगाने की अब रशिया बात कर रहा है। तो उसका ये कहना है कि मोल्डोवा बिल्स देने में असमर्थ है, वो उनके एनर्जी बिल्स पे नहीं कर रहा, और वो ये भी क्लेम कर रहे हैं कि वो जो एनर्जी उस पाइपलाइन से जा रही है वो मोल्डोवा में ना जाकर वो यूक्रेन में जा रही है, और क्योंकि वो यूक्रेन को एनर्जी सप्लाई बिल्कुल भी नहीं देना चाहता, इसकी वजह से वो उस पाइपलाइन को भी बंद करने की बात कर रहा है। तो यहाँ पर सिर्फ एक ब्लैक सी से नीचे होती हुई टर्की के थ्रू जो सप्लाई जाती है यूरोप की, सिर्फ एक वो आखिरी पाइपलाइन बची है जहाँ से नेचुरल गैस का सप्लाई यूरोप में आ रहा है। और आने वाले टाइम में रशिया ने ये क्लेम किया है कि अगर उनके ऊपर सैंक्शन नहीं हटाए जाते तो वो पाइपलाइंस भी बंद हो जाएंगी। तो सवाल यहाँ पर ये आता है कि अब यूरोप कर क्या रहा है इस एनर्जी क्राइसिस के साथ। तो इस साल तक का जो एनर्जी नीड्स हैं उनको उन्होंने पूरा करने की कोशिश कर ली है। 95% जो उनके रिजर्वॉयर्स हैं उनको उन्होंने एनर्जी सफिशिएंट कर लिया है। तो पॉसिबली जो ये विंटर है वो इजीली उनका निकल जाएगा अगर टेम्परेचर नॉर्मल रेट के ऊपर नीचे जाता है। लेकिन अगर क्लाइमेट चेंज के चलते हुए टेम्परेचर नॉर्मल से ज्यादा नीचे जाता है तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा मुद्दा इस साल भी खड़ा होता हमें दिख रहा है। तो इसके लिए और भी बहुत सारे एक्शंस ले रही हैं कंट्रीज, जैसे जर्मनी जो अपने 2 कोल बेस्ड प्लांट्स बंद करने वाला था, उसने उसको बंद करने का प्लान पोस्टपोन कर दिया है क्योंकि वो एक सब्स्टिट्यूट की तरह उनके लिए काम करेगा। कार्बन एमिशंस को कम करते हुए उसने सोचा था कि वो अपने न्यूक्लियर प्लांट्स को भी बंद कर देगा, लेकिन वो प्लान भी उसने पोस्टपोन कर दिया है क्योंकि उनको बहुत जरूरत है एनर्जी सप्लाई की। जो बाकी यूरोपियन कंट्रीज भी हैं वो भी ऐसे बहुत सारे एक्शंस ले रही हैं, जैसे आयरलैंड ने बोला है लोगों को कि वो अपने इंटरनल हीटिंग सिस्टम को 20 डिग्री सेल्सियस से नीचे नहीं करेंगे या 20 डिग्री सेल्सियस या उससे ऊपर ही रखेंगे, जिससे वो एनर्जी क्राइसिस को कवर करने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा वो बहुत सारे कैंपेन्स भी कर रहे हैं ताकि लोगों को अवेयर किया जा सके कि वो कैसे एनर्जी को सेव कर सकते हैं। तो आगे हम बात करते हैं फ्रांस के बारे में। तो फ्रांस ने ये ऑर्डर इशू किया है कि जो शॉप्स एयर कंडीशनिंग यूज करती हैं वो अपने डोर्स को क्लोज रखेंगी, अदरवाइज उनके ऊपर 750 यूरोस का फाइन लगा दिया जाएगा। इसके अलावा उन्होंने बोला है कि आने वाले 2 सालों में वो अपनी एनर्जी कंजम्पशन को 10% से कम करेंगे। तो इस साल का तो दोस्तों उन्होंने अपना एनर्जी क्राइसिस हैंडल कर लिया अगर टेम्परेचर नॉर्मल रेट से कम होता है तो। लेकिन सवाल यहाँ पर यह आता है कि अगले साल तक क्या? अगर रशियन यूक्रेन वॉर खत्म नहीं होती है और यूरोपियन कंट्रीज का रशिया के साथ रिलेशन और खराब होता है तो फिर यूरोपियन कंट्रीज क्या करेंगी? और प्रोजेक्टेड डाटा ये कहता है कि आने वाले साल में मतलब 2023 में जो एनर्जी का कंजम्पशन है वो 1.7 मिलियन बैरल्स अ डे बढ़ने वाला है। तो कहाँ से आएगी ये सारी एनर्जी? तो दोस्तों जैसे आपको पता है कि नेसेसिटी इज द मदर ऑफ ऑल इन्वेंशंस, तो यहाँ पर यूरोपियन कंट्रीज की जो नेसेसिटी है वो है उनकी एनर्जी डिमांड्स, जो आने वाले साल में बढ़ भी सकती है। तो यूरोपियन कंट्रीज के पास आइडली एक मौका है कि वो शिफ्ट कर सकती हैं अपनी इकोनॉमीज को ग्रीन एनर्जी के ऊपर। उनके पास मौका है कि वो क्लाइमेट चेंज के लिए कंट्रीब्यूट कर सकती हैं। वो अपने आप में सेल्फ सफिशिएंट कंट्रीज हैं, उनके पास इनफ फंड्स हैं कि वो इन चीज़ों के ऊपर इन्वेस्ट कर सकती हैं। तो विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, ऐसी सभी रिन्यूएबल एनर्जीज के ऊपर डिपेंड करना चाहिए अब यूरोपियन कंट्रीज के ऊपर। एक तो उनकी जो डिपेंडेंस है रशिया के ऊपर वो कम हो जाएगी, जिससे वर्ल्ड पावर जो पूरा एक सिस्टम हिलने वाला है वो हो सकता है स्टेबल होना शुरू हो जाए। इसके अलावा इससे क्लाइमेट चेंज के ऊपर भी बहुत असर पड़ेगा। तो दोस्तों आप भी अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बने रहिए हमारे साथ हमारे YouTube चैनल पर। मुलाकात होती है आपसे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। पनेशिया ट्यूटर लाया है एक एजुकेशन प्लेटफॉर्म जहां पर अलग अलग कोर्सेस जैसे कि IAS, PCS, UGC नेट, SSC और बैंकिंग एग्जाम्स के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस की सुविधा उपलब्ध है। कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज ऑफ ऑल दी सब्जेक्ट्स थ्रू क्वालिटी वीडियो लेक्चर्स है। एप्टीट्यूड का टॉपिक दैट इज ब्लड रिलेशन, अंकल्स ओनली डॉटर। He took the throne, तो जो थ्रोन पे एम्परर बैठते थे वो अपने साथ ले गए। कोहिनूर डायमंड, द वर्ल्ड फेमस कोहिनूर डायमंड, वो भी मुगल ट्रेजरी से ले गए। फिर आया इकोनॉमिक प्रैग्मेटिज्म, यानी कि
चाहे हमारे आपसे झगड़ा भी है तो भी हम आपसे व्यापार कर रहे हैं। जैसे चाइना है, हमारा झगड़ा होते हुए भी हम उससे व्यापार कर रहे हैं। PDF नोट्स और उनसे जुड़े हुए रिलेवेंट MCQs, साथ ही साथ कॉम्प्रिहेंसिव मॉक टेस्ट्स। So join Panisha Tutor for your successful and bright future.